आज हम कक्षा 12वीं में इतिहास के अंतर्गत यात्रियों के नजरिए मतलब समाज के बारे में उनकी समझ के बारे में पढ़ेंगे। फिर है अल बिरूनी किताब उल हिंद। मतलब सबसे पहले हम इस लेखक के बारे में पढ़ेंगे या यात्री जो आए थे यहाँ पर उसके बारे में। ये ख्वारिज़्म से पंजाब तक। अल बिरूनी का जन्म जो है आधुनिक उज्बेकिस्तान के स्थान पर खारिज में सन 973 में हुआ था। फिर ख्वारिज़्म जो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, वहाँ पर अल बरूनी ने उस समय उपलब्ध सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी और कई भाषाओं के ज्ञाता भी थे। सीरियाई, फारसी, इब्रू तथा संस्कृत भी शामिल था। हालांकि ये यूनानी भाषा के जानकार नहीं था, फिर भी वह प्लेटो और यूनानी दार्शनिकों के कार्य के पूरी तरह से परिचित था। उन्होंने अरबी अनुवादों के माध्यम से पढ़ा और साथ ही साथ 1017 ईस्वी में ख्वारिज़्म पर आक्रमण के पश्चात सुल्तान महमूद यहाँ के कई विद्वानों एवं कवियों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले गए थे, जिसमें अल बरूनी भी उसमें से एक था। वह बंधक के रूप में गजनी आया था, पर धीरे धीरे वह शहर पसंद आने लगा और 70 वर्ष की आयु से अपनी मृत्यु तक उसने अपना बाकी जीवन जो है यहीं बिताया। फिर दूसरा है इब्न बतूता, जो कि एक आरंभिक, ये भी एक यात्री ही था। इब्न बतूता द्वारा ही अरबी भाषा में लिखा गया है उसकी यात्रा वृत्तांत, जिसमें रहला कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारियां देता है। साथ ही साथ ये मोरक्को के इस यात्री का जन्म जो है तंजीर सबसे सम्मानित तथा शिक्षित परिवारों में से एक था, जो इस्लामी कानून तथा सरिया पर अपनी विशेषता के लिए प्रसिद्ध था। अपने परिवार की परंपरा के अनुसार इब्न बतूता कम उम्र में ही साहित्यिक और शास्त्रपूर्ण शिक्षा हासिल कर ली थी, और ये अपनी श्रेणी के अन्य सदस्यों के विपरीत इब्न बतूता जो है पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं को अर्जित अनुभव को ज्ञान व अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था, क्योंकि यात्राओं के माध्यम से हम एक जगह से दूसरी जगह की संस्कृति है, समाज है, लोग कैसे रहते हैं, वह सारी जानकारी हम इकट्ठा कर सकते हैं। उसे यात्राएं करने का बहुत शौक था। वह नए नए देशों और लोगों के विषय में जानने के लिए दूर दूर के क्षेत्रों तक गया, और भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले वह मक्का की तीर्थ यात्राएं और सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान और पूर्वी अफ्रीका के तटीय व्यापारिक बंदरगाहों की यात्राएं कर चुका था। फिर मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता जो है 1133 में मध्य मार्ग से सिंध पहुंचा और दिल्ली के सुल्तान बिन तुगलक के बारे में सुना था, और कला और साहित्य के एक दयाशील संरक्षक के रूप में उन्हें ख्याति से आकर्षित हो बतूता ने मुल्तान और कच्छ के रास्ते होकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया, जिसमें सुल्तान अपनी विद्वता से प्रभावित होकर उन्हें अपने राज्य में ही रख लिया था। फिर उनकी किताब उल हिंद है, अरबी में लिखी हुई अल बरूनी की कृति किताब सरल और स्पष्ट में लिखा हुआ है। यह विस्तृत ग्रंथ है, जिसमें धर्म के बारे में, खगोल विज्ञान, कौमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतौल, माप विधियाँ, मूर्ति कला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि के विषय में इन्होंने 80 अध्यायों में विभाजित किया है। एक बार फिर वह मालाबार तट और मालदीव गया, और चीन जाने के अपने कार्य को दोबारा शुरू करने से पहले वह बंगाल तथा असम भी गया। वह जहाज से सुमात्रा गया और सुमात्रा से एक अन्य जहाज से चीनी बंदरगाह नगर जयतु, जो कि क्वांजू के नाम से जाना जाता है, वहां गए। उसने व्यापक रूप से चीन में यात्रा की और बीजिंग तक गया, लेकिन लंबे समय तक नहीं ठहरा। वह 1347 में अपने वापस आने घर जाने का निश्चय किया, और चीन के विषय में उसके वृत्तांत की तुलना मार्को पोलो, जिसने 13वीं शताब्दी के अंत तक वेनिस ने चलकर चीन की यात्रा की, यह वृत्तांत उन्होंने लिखा है। फिर जिज्ञासाओं का उपभोग, मतलब हम जब यात्रा करते हैं या कहीं जाते हैं तो हमारे मन में कई तरह की जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं, तो उन जिज्ञासाओं का उपभोग भी हम करते हैं। जैसा कि हमने देखा, इब्न बतूता एक हठीला यात्री था, जिसने उत्तर पश्चिम अफ्रीका से अपने निवास स्थान मोरक्को वापस जाने के पूर्व कई वर्ष उत्तरी अमेरिका, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया कुछ भाग में वह भारतीय महाद्वीप तक चीन की यात्रा की। जब तक वह वापस आया तो स्थानीय शासक के निर्देश दिए गए कि उनकी कहानियों को दर्ज किया जाए। मतलब जब ये लौट कर गए तो जो स्थानीय शासक था, उन्होंने कहा कि इनकी यात्रा की जो कहानियां हैं, जो इन्होंने लिखा है, उसे एक कहानी के रूप में दर्ज किया जाए। फिर है इब्न बतूता के पद चिन्हों पर। 1400 ईस्वी से 1800 ईस्वी के बीच भारत आए यात्रियों के फारसी में कई यात्राएं वृत्तांत लिखी। उसी समय भारत के मध्य एशिया, ईरान, ऑटोमन साम्राज्य की यात्रा करने वालों ने भी कभी कभी अपने अनुभव लिखे।
इन लेखों ने अलबरूनी इब्न बतूता के पद चिन्हों का अनुसरण किया और कुछ ने पूर्ववर्ती लेखनों को भी पढ़ा, मतलब जो पूर्व में यात्री आ चुके थे उनके लेखों को भी उन्हें पढ़ा। और साथ ही साथ सबसे प्रसिद्ध लेखक अब्दुल रज्जाक सामद, जिसने कि 1440 के दशक में दक्षिण भारत की यात्रा की थी, और महमूद बलकुर ने भी 1620 के दशक में व्यापक रूप से यात्राएं की थी। इस तरह से बहुत सारे यात्री जो है एक देश से दूसरी जगह जाते थे और अपने जो कहानियाँ होती थी वे सारी लिख कर देते थे, बताते थे। फिर बल्कि ने भी कुछ समय सन्यासी भी बन गया था और अन्य देशों में आज भारत निराश हुए, साथ ही साथ घृणा भी करने लगे थे और भारत अपने लिए एक उत्सवीय स्वागत की आशा कर रहे थे, जिसमें कि अधिकांश भारत में अचंभों के रूप में देखा था। फिर है फ्रांसवा वार्डियर, एक विशिष्ट चिकित्सक के रूप में थे। ये भी एक विदेशी यात्री हैं। ये लगभग 1500 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों के आगमन के पश्चात उनसे ही कई लोगों ने भारतीय सामाजिक रीति रिवाजों और धार्मिक प्रथाओं के विषय में विस्तृत वृत्तांत लिखे। उनमें से कुछ चुनिंदा लोगों और जेम्स रॉबर्टो नोवेली ने भी भारतीय ग्रंथों के यूरोपीय भाषा में अनुवादित किया। साथ ही साथ सबसे प्रसिद्ध लेखक एक नाम दुआर्ते परस्पोसा भी था, जो दक्षिण भारतीय व्यापार और समाज के एक विस्तृत विवरण लिखा। कालांतर में 1600 ईस्वी के बाद भारत में आने वाले डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी और एक प्रसिद्ध नाम फ्रांसीसी जौहरी भी था, जो वेस्टिफस्तेवियन का था। कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की और वह विशेष रूप से भारत की व्यापारिक स्थितियों से बहुत प्रभावित हुआ और उसने भारत की तुलना ईरान और ऑटोमन साम्राज्य से की। कई यात्री जैसे इतालवी चिकित्सक मनु कभी यूरोप वापस नहीं गए और भारत में ही बस गए। इस तरह से बहुत से यात्री आए, जो कई लोग भारत में बसने की भी सोचने लगे तो कई लोग वापस भी चले गए थे। फ्रांस का रहने वाला फ्रांसवा वार्नियर एक चिकित्सक, राजनीतिक भी था। साथ ही साथ वह पूर्व और पश्चिम की तुलना भी करते थे। वार्नियर ने देश के कई भागों की यात्रा की, जो देखा उसके विषय में वे विवरण लिखे। वह सामान्यतः भारत में जो देखता था उसकी तुलना यूरोपीय स्थिति से करता था, क्योंकि वह यूरोप से ही आया हुआ। उसने अब एक प्रमुख कृति फ्रांस के शासक लुई 14वें की समर्पित किया और उसके कई अन्य कार्य जो थे प्रभावशाली अधिकारियों मंत्रियों को पत्रों के रूप में लिखे गए थे, जो प्रत्येक दृष्टांत वर्नियर ने भारत की स्थिति को यूरोप में हुए विकास की तुलना में दयनीय बताया। जैसा कि हम देखेंगे उसका आकलन हमेशा सटीक नहीं था, फिर भी उसके कार्य जो प्रकाशित हुए तो वर्नियर के वृत्तांत अत्यधिक प्रसिद्ध हुए। फिर भारत के विषय में विचारों का निर्माण व प्रसार। भारत के विषय में विचारों का सृजन और प्रसार, यूरोपीय यात्रियों के वृत्तांतों और उनकी पुस्तकों के प्रकाशन, प्रचार और माध्यम से यूरोपीय लोगों के लिए भारत की एक छवि सृजन में सहायता की। बाद में 1750 के बाद एक शेख इत्युमुद्दीन और मिर्जा अबू तालिब जैसे भारतीयों ने यूरोप की यात्रा की, तो उन्हें यूरोपीय लोगों की भारतीय समाज की छवि का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने तथ्यों को अपनी अलग व्याख्या के माध्यम से इसे प्रभावित करने का प्रयास किया, क्योंकि उन्होंने जो देखा था वही उन्होंने लिखा था। इस वजह से जो यहाँ से भारतीय लोग जो यूरोप गए थे उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिर एक अपरिचित संसार की समझ, अलबरूनी और एक संस्कृतिवादी परंपरा हुआ, मतलब एक अपरिचित संसार के बारे में जो उन्होंने लिखा उसी को हमने माना। तो इस तरह से समझने के लिए जो बाधाएं और उन पर विजय प्राप्त कैसे किया जा सकता। जैसा कि हमने देखा है कि यात्रियों ने उपमहाद्वीप में जो भी देखा सामान्यतः उसकी तुलना उन्होंने उन प्रथाओं से की जो परिचित थे। प्रत्येक यात्री ने देखा उसे समझने के लिए एक अलग विधि अपनाई। उदाहरण के लिए अलबरूनी ने अपनी एक निर्धारित उद्देश्य निहित समस्याओं से परिचित था और कई अवरोधों की चर्चा की है। उनके अनुसार समझ से बाधक और पहला अवरोध भाषा था, फिर उसके अनुसार दूसरी थी संस्कृत अरबी फारसी में इतनी निम्न थी, उसके बाद फिर विचारों और एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवादित करना आसान नहीं था। मतलब यहाँ की भाषा जो थी संस्कृत थी, पारसी थी, उर्दू थी। अब इसको समझना और उसको अनुवादित करना उतना आसान था नहीं उस समय। उसके द्वारा चिन्हित दूसरा अवरोध था धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता। मतलब जब वह वहाँ से आए थे तो उनकी वहाँ की धार्मिक अवस्था और प्रथा अलग थी, यहाँ की धार्मिक प्रथा और अवस्था अलग थी। फिर तीसरा अवरोध अभिमान था। यहाँ की रोचक बात यह थी कि समस्याओं की जानकारी होने पर भी अलबरूनी लगभग पूरी तरह से ब्राह्मणों द्वारा रचित कृतियों पर आश्रित रहा। उसने भारतीय समाज को समझने के लिए अक्सर वेदों, पुराणों, भगवद गीता और पतंजलि की कृतियों द्वारा मनुस्मृति आदि को अंश उद्धृत किए। इसलिए ब्राह्मणों रचित कृतियों पर आश्रित रहा, क्योंकि दूसरे समाज की और दूसरे लोगों की जो है रचित कुछ भी चीज जो है उनको संरक्षण में मिला ही नहीं। फिर है अलबरूनी का जाति व्यवस्था का विवरण।
अलबरूनी ने जो यहाँ पर जाति व्यवस्था देखी उसका विवरण भी उन्होंने अपनी यात्रा से लौटने के बाद लिखी। उन्होंने अन्य समुदाय के प्रतिरूपों खोज माध्यम से जाति व्यवस्था को समझने के लिए व्याख्या करने का प्रयास किया। उसने लिखा है कि प्राचीन फारस में 4 सामाजिक वर्गों को मान्यता थी: घुड़सवार और शासक वर्ग, भिक्षु, अनुष्ठाती, पुरोहित, चिकित्सक, खगोलशास्त्री और अन्य वैज्ञानिक, और अंत में कृषक तथा शिल्पकार। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक वर्ग केवल भारत तक ही सीमित नहीं था। इसके साथ ही उन्हें दर्शाया कि इस्लाम के सभी लोगों को समान माना जाता था और भिन्नताएं केवल धार्मिकता के ही पालन में ही थी। जैसा हमने देखा है कि जाति व्यवस्था विषय में अलबरूनी का विवरण जो है उसे नियामक संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से पूरी तरह से गहनता से प्रभावित था। इस ग्रंथों में ब्राह्मणों के दृष्टिकोण जाति व्यवस्था को संचालित करने के लिए अनेक नियमों का प्रतिपादन किया था, लेकिन वास्तविक जीवन में यह व्यवस्था इतनी कड़ी नहीं थी। उदाहरण के लिए अत्यंत शाब्दिक रूप से व्यवस्था से परे नामक श्रेणियों में समानता यह अपेक्षा की जाती थी कि वे किसानों और जमींदारों के लिए सस्ता श्रम उपलब्ध करें, और दूसरे शब्दों में अक्सर सामाजिक प्रताड़ना का शिकार वे ही होते थे और उसके साथ साथ आर्थिक तंत्र में भी शामिल किया जाता था। फिर इब्न बतूता तथा अनजाने को जानने की उत्कंठा, मतलब हम जब कहीं जाते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो जानने की इच्छा एकदम प्रबल होती है और उसे हमें जानने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है, लोग मना करते हैं तो हम वहीं जाकर उसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर है क्या। 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता दिल्ली आया था। उस समय तक वह पूरा उपमहाद्वीप ऐसे वैश्विक संसार तंत्र का हिस्सा बन चुका था जिसमें कि पूर्व में चीन से लेकर पश्चिम से उत्तर पश्चिमी अफ्रीका, यूरोप तक फैला हुआ था। जैसे कि हमने देखा है, इब्न बतूता ने स्वयं अपने क्षेत्रों को बड़े पैमाने पर यात्राएं की, पवित्र पूजा स्थलों को देखा, विद्वानों शासकों के साथ समय बिताया, काजी के पद पर भी रहे और केंद्रों की विश्ववादी संस्कृति का भी उपयोग किया। साथ ही साथ उन्हें अरबी, फारसी, तुर्की, अन्य भाषाएं बोलने के लोग विचारों, सूचनाओं का भी आदान प्रदान किया। फिर नारियल और तथा पान, मतलब इब्न बतूता ने कई जगह ऐसा दिया जहाँ पर कि नारियल और पान ऐसी वानस्पतिक उपज थी जिससे पाठक पूरी तरह से अपरिचित थे। इसका भी वर्णन मिलता है, जो कि हमारे यहाँ पूजा के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। फिर है इब्न बतूता और भारतीय शहर। भारतीय शहर के बारे में इब्न बतूता के क्या विचार थे? वे घनी आबादी वाले समृद्ध जो थे शहरी क्षेत्र, साथ ही साथ उसके सिवाय कभी कभी युद्धों और अभियानों में होने वाले विध्वंस के बारे में इब्न बतूता ने वृत्तांत से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश शहरों की भीड़ भाड़ वाली सड़कों तथा चमक वाले और रंगीन बाजार थे जो विविध प्रकार की वस्तुओं से भरे हुए होते थे। इस तरह से इब्न बतूता ने दिल्ली को एक बड़ा शहर, विशाल आबादी वाला और भारत का सबसे बड़ा बताता है, और दौलताबाद जो कि महाराष्ट्र में, वह भी इस कम नहीं था और आकार में दिल्ली को ही चुनौती देता था। फिर संचार की अनूठी प्रणाली, मतलब उस समय संचार के लिए लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर यदि किसी चीज़ को भेजना है या डाक भेजना है तो उसके लिए या तो वह घोड़े से जाता था, हाथी से जाता था, ऊँट से जाता था, और यह बाद में फिर कबूतर का भी उपयोग होने लगा था। इसमें इब्न बतूता ने एक डाक प्रणाली कुशलता देखकर चकित हुआ। इसमें व्यापारी न केवल लंबी दूरी तक सूचना भेजता था बल्कि उसे प्रेषित करना भी संभव हुआ, बल्कि यह सूचना का माल भेजना भी एक डाक प्रणाली इतनी कुशल थी कि सिद्ध ने दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगते थे, वही गुप्तचर की खबरें जो हैं सुल्तान तक डाक व्यवस्था के माध्यम से मात्र 5 दिनों में पहुंच जाती थी। फिर वार्नियर तथा अविकसित पूर्व, मतलब उस समय वार्नियर ने जो देखा वह अविकसित कैसे था हमारा देश, तो उसके बारे में उन्होंने लिखा है। तो इब्न बतूता ने हर चीज़ की जो वर्णन करते हुए निश्चय किया, जैसे कि अनूठेपन के कारण प्रभावित हुआ, उत्सुक हुआ, और साथ ही साथ वार्नियर ने भी ये देखा कि उसकी सामान्य रूप से यूरोप में, विशेष रूप से फ्रांस, व्याप्त स्थितियाँ, तुलना, भिन्नता को उजागर करने के लिए मतलब जो भी यात्री आए वो अपने देश के जो समाज था, जो रहन सहन था, उसकी तुलना जो है जहाँ पर वह गए थे वहाँ से वो करते थे, या फिर उस जगह से जाके दूसरी जगह की तुलना भी करते थे। फिर इसके बाद है भूस्वामित्व का प्रश्न। अब भूस्वामित्व किसे कहा जाता था? भारत में जो था निजी भूमि स्वामित्व का अभाव था, जहाँ पर निजी स्वामित्व के गुणों की दृढ़ विश्वास था, वहीं पर भूमि पर राज्य के स्वामित्व को राज्य तथा उसके निवासी दोनों के लिए हानिकारक माना जाता था। मुगल सम्राट में भी सारी भूमि का स्वामी वही होता था जो अपने अमीरों के बीच बांटता था, और अर्थव्यवस्था समाज के अनर्थकारी परिणाम होते थे। साथ ही साथ यह भी अबोध वार्नियर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि 16वीं और 17वीं शताब्दी के अधिकांश यात्रियों के वृत्तांतों में यह मिलता है कि यहाँ का भू स्वामित्व जो था वह कैसा था। फिर इस प्रकार निजी भू स्वामित्व के
अभाव में बेहतर और इस उदय को रोका गया। बेहतरी के लिए प्रति सजग रहे। साथ ही साथ कृषि समान रूप से विनाश, किसानों में असीम उत्पीड़न, समाज के सभी वर्गों के जीवन के स्तर अनवरत पतन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, सिवाय शासक वर्ग की। जिस तरह से हमने देखा कि भूस्वामी तो एक तो राजा होता था, और राजा जो होता था वह अपने हिसाब से ही जमीन अमीरों को ही बांटता था। इस तरह से जो निम्न वर्ग का था, किसान था, वह उनकी उत्पीड़न बढ़ती चली गई और वो पतन की ओर बढ़ते चले गए। जैसे कि हमने देखा है कि ग्रामीण समाज का चित्र सच्चाई से दूर था, जबकि 16वीं-17वीं शताब्दी में ग्रामीण समाज में चारित्रिक रूप से बड़े पैमाने पर सामाजिक और आर्थिक विभेद था। जो बड़े जमींदार होते थे भूमि के उच्चाधिकारियों का उपयोग करते थे, और दूसरी ओर अस्पृश्य और भूमि विहीन श्रमिक जो होते थे, इन लोगों के बीच किसान जो था वह श्रमिक किराए का प्रयोग करता था, साथ ही साथ माल उत्पादन में संलग्न रहता था। इसकी अपेक्षाकृत छोटे किसान भी थे जो मुश्किल से ही अपना जीवन निर्वाह लायक ही उत्पादन कर पाते थे। फिर एक जटिल सामाजिक सच्चाई, मतलब यहाँ पर जो एक सामाजिक सच्चाई है जो बहुत ही जटिल है। जिस तरह से यहाँ पर दिखाया, हालांकि मुगल राज्य में निरंकुश रूप से जो तन्मयता स्पष्ट थी, लेकिन वह कभी कभी एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई की ओर इशारा करते थे। उदाहरण के लिए हम यह कह सकते हैं कि शिल्पकारों के पास अपने उत्पादों को बेहतर बनाने का कोई प्रोत्साहन नहीं करता था, क्योंकि मुनाफे का अधिग्रहण जो है राज्य सरकार द्वारा कर लिया जाता था। उत्पादन की जगह पतन उन्मुख हो गया, मतलब उनका पतन होता चला जा रहा था। पूरे विश्व में जो बड़ी मात्रा में बहुमूल्य धातुएं भारत में आती थी, क्योंकि उत्पादों में सोने चांदी के बदले निर्यात होता था, और समृद्ध व्यापारिक समुदाय लंबी दूरी विनय में संलग्न हो जाता था। अन्य समूह में व्यावसायिक वर्ग जैसे चिकित्सक हैं, अध्यापक हैं, अधिवक्ता हैं, चित्रकार हैं, वास्तुविद हैं, संगीतकार हैं, सुलेख हैं, सम्मिलित थे। इन लोग राजकीय प्रश्रय पर आश्रित थे और उन संरक्षकों या भीड़ भाड़ वाली बाजार में आम लोगों को सेवा द्वारा जीवन यापन करते थे। फिर उसके बाद है जो महिलाएं, दासियां, सती और सामाजिक जो व्यवहार था वह भी, उसके बारे में भी इन यात्रियों ने लिखा है। जैसे कि यात्रियों ने कई लिखित वृत्तांत छोड़े, जिसमें कि उपमहाद्वीप में महिलाओं की स्थिति का विषय में भी रुचिकर अपनी जिज्ञासाओं से बताया उन्होंने। जैसे कि सामाजिक पक्षपात में सामान्य परिस्थिति मान लेते थे। उदाहरण के लिए बाजारों में दास व अन्य वस्तुओं की तरह खुलेआम उनको बेचा जाता था, मतलब दासों को भी बाजार में बेचा जाता था। और साथ ही साथ सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को भेंट के करने के लिए जो उस समय घोड़े, ऊंट और दास भी खरीदे, और साथ ही साथ मुल्तान पहुंचा और गवर्नर को किशमिश, बादाम के साथ साथ एक दास और घोड़ा भेंट कर के रूप में दिया गया। फिर उस समय समकालीन यूरोपीय यात्रियों लेखकों के लिए महिलाओं में किए जाने वाला बर्ताव भी अक्सर पश्चिमी तथा पूर्वी समाजों के बीच भिन्नता का एक महत्वपूर्ण संकेत है, क्योंकि यहाँ पर उस समय सती प्रथा और बाल विवाह जो था वह प्रचलन में था। और लेकिन यहाँ पर सती प्रथा में भी महिला की इच्छा ना होते हुए प्रशंसा से मृत्यु को वह गले नहीं लगाना चाहती थी, लेकिन उसके बाद भी उससे वह सती होना पड़ता था। फिर इसके अलावा जो होने वाले उत्पादन, दोनों के महत्वपूर्ण व्यापारिक परिवारों से आने वाली महिलाएं व्यापारिक गतिविधियों में हिस्सा लेती थी, साथ ही साथ कभी कभी वाणिज्यिक विवादों को भी अदालत के सामने ले आती थी। अंततः यह असंभव लगता था, लेकिन महिलाओं ने उनके घरों में खास स्थानों पर ही सीमित कर रखा था। आपने देखा होगा कि यात्री वृत्तांत इन शताब्दियों में पुरुषों और महिलाओं के जीवन की एक रोचक झांकी प्रस्तुत करते हैं। इन वृत्तांतों से हम बहुत सी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पर हमें सामाजिक जीवन के कई आयाम अनछुए रह जाते हैं। फिर एक दृष्टिकोण विशेष में देखे जाते हैं, जिसे वृत्तांतों को पढ़ते हुए ध्यान में रखना आवश्यक होता है, क्योंकि जो यात्री होता है जितना उसके ध्यान में होता है, जितना वो लिखना चाहता है वह उतना ही लिखता है। और कई क्षण ऐसे होते हैं, कई पल ऐसे होते हैं जो कि हम उस समय ध्यान नहीं रहता और हम उसको यात्रा वृत्तांत में लिख नहीं पाते। फिर है गृह कार्य, नगर सेठ। फिर है गृह कार्य, नगर सेठ किसे कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में यात्रा करना किस प्रकार असुरक्षित था। फिर है इब्न बतूता की चीन यात्रा का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अलबरूनी के जीवन तारा का संक्षिप्त वर्णन लिखिए। फिर महिला दासों के संबंध में इब्न बतूता क्या वर्णन करता है।